आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज। अभी पिछली टॉक्स के अंदर भी और पिछले जितने दिन से यहाँ पर ये कन्वेंशन चल रही है और बिल्ड एशिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सब जगहों पे कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रही है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। और अभी पिछली टॉक्स में भी इस बारे में बात होती रही कि हम अपने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उधर भी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर जितना हमारा ये प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हो रहा है। तो एजाज साहब, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, क्या चीज़ है ये फाइनेंशियल लिटरेसी, और क्या इसकी बाउंड्रीज़ हैं, और कितना लिटरेट होना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक्चुअली ये सीट छोड़ के इसीलिए यहाँ आया था कि ये सवाल पहले आप इनसे पूछेंगे, बट आपने इधर से शुरू कर दिया है। अब मुझे डेफिनेशन फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं यही समझता हूँ कि फ़ाइनेंशियल मामलात की सूझबूझ होना बुनियादी, यानी जो माली मामलात होते हैं, हमारे आमदनी, हमारे अखराजात, हमारी बचत के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और उनका रिटर्न और उनका रिस्क समझना और उनका अपनी ज़रूरियात से उनको मुताबिकत देना कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हमें किस किस्म के असासों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा हम उसको डिफ़ाइन वेरी कर वेल सकते सेड, हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच। सर सरफराज साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जो इम्पोर्टेंस है, हम जनरल जो इंडस्ट्रीज़ हमारे पास कन्वेंशनल बिजनेसेस बहुत अरसे से चल रहे हैं उसके बारे में तो बहुत गुफ्तगू होती है इसके ऊपर, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट टेक के अंदर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या रोल आप इसका देखते हैं। थैंक यू जुनैद। आई थिंक प्रॉपटेक के अंदर और स्मार्ट टेक के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी जिस तरह से जाब साहब ने डिस्क्राइब की है, हम अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को अगर हम थोड़ा सा डीप डाउन देखें तो उसके अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई है, बजटिंग जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी, और उस बजटिंग के अंदर फिर जो है वो कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर आ जाती है। एक प्रॉपटेक या जो स्मार्ट टेक जो है उसको जो है वो रिटेल कस्टमर से इंटरेक्ट करने का बड़ा मौका मिलता है। रियल एस्टेट की जो फील्ड है, रियल एस्टेट की जो एक पूरी एक दुनिया है, उससे एक रिटेल नॉर्मल पर्सन का इंटरेक्शन शायद इतना ना हो जितना ये प्रॉपटेक और स्मार्ट टेक की जो इंडस्ट्री है, बिकॉज ये किसी स्केल के ऊपर काम करते हैं, तो दे आर मोर टुवर्ड्स इंटरेक्शन टुवर्ड्स रेगुलर पीपल जो कि इससे इतना आशना नहीं है। तो आई थिंक कि लोगों को इन्वेस्टमेंट सेल करने से पहले या लोगों को सेविंग्स सेल करने से पहले वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्या जो अंडरलाइंग एसेट है, और उससे पहले कि क्या व्हाट इज़ द नीड कि आप इन्वेस्टमेंट करें या आप इन्वेस्टमेंट को समझें। तो देयर इज़ अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपटेक एंड स्मार्ट टेक बिजनेसेस जो आ रहे हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी को भी हैंड इन हैंड लेके चलें। तो आपको ये लगता है कि विद टाइम और अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर, तो हमारे पास प्रॉप टेक के अंदर और स्मार्ट टेक के अंदर भी इतनी लीनियंसी है लोगों के अंदर कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको टेक्नोलॉजी के साथ सिंक करते हुए इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाए। जी बिल्कुल, लोगों को देखें, आप कोई चीज़ अगर सेल कर रहे हैं तो अब यू हैव टू आप उसकी पूरी एक अवेयरनेस, पहले तो आप एक चीज़ होती है अवेयरनेस अपने प्रोडक्ट की, आप अपनी जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपकी कंपनी जो है वो दे रही है, आप उसकी एक अवेयरनेस पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, वो आई थिंक के टाइम के साथ साथ जो कंपनीज अब प्रॉपटेक के अंदर आ रही हैं और जो आने लगी हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि वो उसके अराउंड भी कंटेंट को डेवलप करें, क्यूरेट करें, और कॉमन मैन तक उसको, जो उनका एक एडेड एडवांटेज है टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए, उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सर एजाज साहब, आपको ये लगता है कि हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर इनफ ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के प्लेयर्स के साथ या फिर स्मार्ट टेक के प्लेयर्स के साथ सिंक करते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड भी कर रहे हों और इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हों। मेरी नॉलेज में नहीं है। मुझे लगता है कि अवेयरनेस का सीरियस इशू है, कि हम यानी कि एक तो मालूमात भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महदूद हैं। फिर वो जो मालूमात जिनको पहुंचानी हैं, वो लोग भी मुझे लगता है ट्रेन नहीं हैं देने के लिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। आप
मुझे नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कितने लोग होंगे जो संजीदगी से अब फाइनेंशियल प्लानिंग करते होंगे। ये मेरी नॉलेज में बहुत कम है। पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा उठना बैठना अक्सर उन लोगों में होता है जो IBA एलम्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। मैं उनमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी का शदीद फुक़दान महसूस होता है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि जिन लोगों को ये काम करना है फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाने का, वो लोग कर नहीं रहे हैं। यानी हमें चीज़ों को आसान करने में दिक्कत होती है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का फ़न आता है सबको। आप किसी एक्सपर्ट को बुला लें तो वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है, ऐसा jargon बोलता है कि वो पहले डराता है सबको कि भाऊ कि मैं जो हूँ मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आप नहीं सीख सकते हो। और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो बिल्कुल आम सी बात कर रहा होगा। अब मैं अभी रिसेंटली ही एंगेज होना शुरू हुआ हूँ ऐसे लोगों से जो संजीदगी से काम करते हैं, तो मुझे गैप का अंदाज़ा होता है। आज अगर आपके पास आपसे कोई पूछ ले कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो वो उसको नहीं पता होगा। वो उसको पास बिठा के बताएंगे कि डाउ जोन्स में ये हो गया, नैस्डैक में ये हो गया, उधर एक सिलिकॉन वैली है वहाँ ये हो रहा है, और ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ लैला सुन रहे हैं और हमारे 10 लाख को किधर इन्वेस्ट करना है वो नहीं बता रहे हैं। तो ये ह्यूज गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी का। वेरी राइट। तो सर आपने कहा कि अवेयरनेस का बहुत गैप है। अभी कुछ देर पहले पंजवानी साहब ने हमें ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो करिकुलम इस वक्त फॉलो किया जा रहा है उसमें और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत गैप है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे इमीडिएट जो इनिशिएटिव है जो लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए वो कहाँ पर है? क्या वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या करिकुलम के अंदर होना चाहिए इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करूँ। मेरा जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है वो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे एक तो ये लगता है कि फ़िक्शन पढ़ना चाहिए, इमेजिनेशन को वो इम्प्रूव करता है, बट ज़िंदगी जो है वो फ़िक्शन पे नहीं गुजारनी चाहिए। ये जो हमारी मिडिल क्लास होती है, ज़ाहिर है हमें फ़िक्शन पे ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। मसलन मेरे रोल मॉडल कौन है? बोलेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या लाइफ थी। हमारे घर में माली मामलात पे बात करने पर पाबंदी थी, ये कहकर कि ये तो आपके नसीब का है, इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। हालांकि रियलिटी ये है कि हम जो मेहनत करेंगे और वो ही कमाएंगे, वो ही बचाएंगे, वो ही लगाएंगे, और देयर इज़ नो स्पिरिचुअल हल कि मौजज़ा नहीं होना है। यानी ये जो एक ख़याल है कि हम कुछ करेंगे और अचानक से कुछ हो जाएगा। और हमको जो स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं रैग्स टू रिचेस, वो एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो रोल मॉडल नहीं हो सकते, वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो हमें इंस्पिरेशन और रोल मॉडल का फ़र्क भी नहीं बताया गया। वो फ़र्क हमें समझना चाहिए कि हर आदमी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। 100 रुपया कमाना है, कुछ खर्च करना है, और आपकी जो पर्सनल स्टेटस है ना, उसका आपके माली स्टेटस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इंडिविजुअल जो है वो उतना ही वैल्यूएबल है, चाहे वो बिलियनर हो या वो थाउजेंड्स में ले रहा हो। एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो गई, यानी पैसे वाला आदमी बात करे तो बोले कि सही कर रहा है, गरीब आदमी बात करे तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो गए। सो ये अवेयरनेस की नीड जो है, पहले सब लोगों को अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये हमारी नीड है। हमें अपने अफेयर्स को ख़ुद मैनेज करना है, और जादू नहीं होता है दुनिया में। दुनिया में रेगुलर काम होता है। नॉइज़ को हटाएं और जो नॉर्मल चीज़ है उसको अपने सामने रख के प्लान करें। मैंने रुपया डाला था, यानी ऐसी भी इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ से हुई है कि हमने रुपया डाला और 100 रुपया कमा लिया, बट उसको बेंचमार्क नहीं बना सकते, फिर तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपना एक नॉर्म निकालना है कि ये है नॉर्म, और उसके अंदर रह के हमें ऑपरेट करना है।
कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट आ गया तो उसको आप एक एक्सेप्शनल बोनस समझ लें, लेकिन अपनी माइंडसेट को डिस्टॉर्ट नहीं करें। सर आप ये कहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए, रियलिस्टिक instead कि हम अप्रोच सिर्फ को जी, और फिक्शन में एक्नॉलेज रहते हुए करें यार। काम करें। और सरफराज fiction- आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं मज़ीद बस थैंक यू। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम बाकी में रियलिस्टिक अप्रोच लेते हुए चलें और फाइनेंशियल लिटरेसी के को सीरियसनेस के साथ लेते हुए चलें, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और सोसाइटल लेवल के ऊपर क्या बेनिफिट्स इससे आ सकते हैं? यार अगर आप फाइनेंशियल बजटिंग को सीरियसली लें और फाइनेंशियली लिटरेट होने पे आप फोकस करें, अपने बजट्स को और अपनी स्पेंडिंग को आप थोड़ा सा चैनल करें, उसको एक तरह से आप क्रिएट करें कोई प्लान के क्या स्पेंडिंग प्लान है, क्या हमारा सेविंग प्लान है, क्या पैसे हमने रखने हैं, क्या लगाने हैं, तो पूरी एक एज अ सोसाइटी वी कैन ग्रो। जो हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, जो हमारी मार्केट्स हैं, दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगेन जब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी जो इसको समझने की तरफ आएंगे, देन बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर की बात को ही मैं बिल्डअप ऑन करूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वी गो एंड गिव अ फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम सेशन। तो उसके अंदर हम एक घंटे का सेशन होता है और उसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी, उसमें से आप कितनी आपकी स्पेंडेबल सैलरी है, कितनी आपको आइडियली सेव करनी चाहिए, कौन से एवेन्यूज़ हैं जिनके अंदर आप सेव इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, क्या आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं विद द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ सो कॉल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। और बड़ी हैरानी होती है कि बहुत बेबी स्टेप्स में और बहुत ही ग्राउंड लेवल से उनको सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्या इफ़ यू आर अर्निंग दिस मच, तो आपकी स्पेंडिंग पावर जो है वो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट मच। वो उससे किस हद तक आप उसको बफर रख के उसमें सेविंग और रेनी डे फंड और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट फंड है, वो सारी चीज़ें किस तरह से आप स्लोली टुवर्ड्स दैट बिल्ड कर सकते हैं। हर आदमी जो है वो एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है। आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड, जो भी आप बीएस करें, बी करें, एमबीए करें, जो भी करें, उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, यू स्टार्ट ड्राइंग अ सैलरी और आप स्लोली एक पॉइंट की तरफ जाते हैं जो भी आपका करियर का प्रोग्रेशन होती है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन फाइनेंशियल लिटरेसी विद इन जो ऑडियंस है जिसने फॉर्मली एजुकेशन हासिल की है और जिसने वोकेशनल या इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल की है वहाँ भी। तो देयर इज़ अ ह्यूज लैग, और अगर उस लैग को हम पूरा करते हैं तो द होल सोसाइटी, द होल द मार्केट एंड द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल कैन बेनिफिट म्यूचुअली। वही राइट। सर आपने कहा कि अगर हम किसी से पूछते हैं इस वक्त के कोई 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो वो इस बात का जवाब नहीं देता बल्कि अलिफ लैला की कहानी सुना देता है। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, माशरे के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है कि प्रॉप टेक के अंदर, स्मार्ट टेक के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? मुझे नहीं, इन्वेस्टर जो आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं बिल्कुल अंदाज़ा है, क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट में नहीं गए, और हम लोग गए तो हमको बहुत ज़ोर की चपत लगी, बिकॉज़ हमें ये काम नहीं मालूम था जी। कि टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट के रिस्क्स क्या हैं। एक्सपर्ट्स भी कम हैं, मॉडल्स भी कम हैं, फॉल बैक ऑप्शन कोई नहीं है। जो लोग लेकर आ रहे हैं आइडियाज़, उनमें इंजेन्युइटी नहीं है, वो इधर उधर से सुन के ला रहे हैं। आई मीन अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो ऑब्वियसली कराची इज़ नॉट द प्लेस टू स्टार्ट विद, है ना। तो आप मिलान जाएंगे, वो कोई पेरिस जाएंगे, वहाँ पे जाके आप फैशन डिज़ाइनिंग की बात करेंगे ग्लोबल। अब अगर आप कराची से बैठ के करेंगे तो वो जाहिर है कि वो कोई ग्लोबल चीज़ नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए हमें नहीं मालूम कि टेक्नोलॉजी में हम कभी रिटर्न नहीं देख पाए। पहले मैं बैंक में होता था तो मुझे लगता था कि हम टेक्नोलॉजी वालों के लिए कमा रहे हैं। वो बस सिस्टम अपग्रेड होना है, ये नया टूल आना है, उससे कस्टमर सर्विस पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है वो नहीं बता रहे हैं। हमारे कस्टमर को तो कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा था, वो तो फिर भी जाके हमें उसको मैनुअली करना पड़ता। आज वो साहब एक बता रहे थे कि मैं अपनी ब्रांच से पैसे नहीं निकलवा सकता हूँ कैश, अगर मेरे पास चेक बुक नहीं हो। तो मैंने बोला ये तो पाकिस्तान में अभी भी पे ऑर्डर बनवाने जाओ तो वो मुझसे चेक भी साथ लिखवाता है
फॉर्म के साथ। मैं पूछता हूँ इसका क्या है, बोले कि फ्रॉड हो जाता है। यानी हम लोग बिल्कुल ही स्टोन एज में रहते हैं कहीं, और स्टोन एज में रहने वाले को अगर आप स्टार मूवीज़ दिखाएंगे तो वो क्या समझेगा। तो बस वही हालत हमारी हो रही है। तो स्टोन एज में हैं और स्टार मूवीज़ देख रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट को, हमारे प्रॉब्लम को हल नहीं बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको ये मालूम हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को रात 8 बजे कितने लोगों ने क्वेरी किया। तो मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसे आएंगे। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन, कि मेरा प्रॉब्लम कुछ और है और सोल्यूशन मुझे कुछ और बता रहे हैं। तो अभी गैप है बहुत सारा, वो हम ऐसे ही इंटरेक्शन से करेंगे। अभी इस सेशन में, इस अभी ये 2-3 दिन गुजरे हैं, 2-5 बहुत अच्छे आइडियाज़ हमें लगे कि लोग कमिटेड हैं, सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, बट उनको कोई प्रॉब्लम भी तो बताए कि क्या है, तो वो हम बताएंगे। सर जिस तरह आपने अभी एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र किया और आपने कहा कि वो और ही कोई सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं, तो अगर वही सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं जिनका प्रॉब्लम मार्केट के अंदर मौजूद है, तो आपको लगता है प्रॉपटेक इंडस्ट्री के अंदर इतना मार्जिन है और इतनी एक्सेप्टेंस है कि वो उस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर जाना चाहते भी हैं? डेफिनेटली होएगा, राइट। डेफिनेटली होगा। और ग्राउंड भी हमारा इतना प्रिपेयर्ड है कि उन सॉल्यूशंस को डिप्लॉय भी किया जा सकता है? आप अपनी लिमिटेशन समझे ना। आपने बोला कि ये इकोनॉमिक हालात क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट जो है वो 30,000 से बढ़ के 60,000 हो गई है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? वो एक बैठे, दो, तीन, ये हालत है। स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे एक डायरेक्टर हैं, वो पब्लिकली ये बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मैं आईबीएम में पढ़ाता था, तो मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि वो स्टूडेंट ए ग्रेड का हकदार ही नहीं है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर आपको अपनी कंट्री की कैपिटल मार्केट ही नहीं पता है तो आपका फाइनेंस में ए कैसे आ सकता है। और ऐसे जो उल्मा हैं जिनका ए भी हो और उनको स्टॉक मार्केट का पता भी नहीं हो, वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो वो एक तो हमने ये उसका हल निकाला है, तो इसको स्टडी करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल ठीक स्टेप है। बाय स्टेप। सरफराज सर ने अभी जिक्र किया स्टॉक मार्केट का, फिर हमारे पास कुछ और एसेट क्लासेस भी हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो है, स्टॉक है और कुछ भी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का अगर हम कुछ कंपैरिजन करें, अलग जो हमारे पास मुख्तलिफ एसेट्स क्लास हैं जैसे कि क्रिप्टो हो गया या स्टॉक मार्केट हो गई वगैरह, तो आप किस तरह से देखते हैं इसके कंपैरिजन को और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के दरमियान? देखें, हर एक इन्वेस्टमेंट होती है। पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे अगर आप जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी एक रिस्क प्रोफाइल क्रिएट कर सकें। आप कितना कैपिटल कितनी देर के लिए कितनी वॉलेटिलिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपटेक और स्मार्ट टेक एज अ बिज़नेस और प्रॉपटेक और स्मार्ट टेक एज अ प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें हैं। वो खुद भी एज अ बिज़नेस भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो करते हैं। और जो वो जो एक प्रोडक्ट जिसको बेच रहे हैं उसके अंदर जो आम पब्लिक है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यही है सारी कि आपको जो अपनी रिस्क प्रोफाइल से जो अलाइन होती है चीज़ उसी के अंदर आपको जाना चाहिए, उसके अलावा तो आपको नहीं जाना चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। देन द क्वेश्चन रिमेंस कि यार व्हाट के किस रिस्क प्रोफाइल वाले को क्या करना चाहिए, कौन सी एसेट क्लास को पकड़ना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी तो जी ऑफिशियली पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है, फिर भी देयर इज़ अ ह्यूज बूम इन पाकिस्तान। लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे, आई थिंक 3 लोगों ने हाथ उठाए हैं PSX के लिए। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितने लोगों के बाइनेंस अकाउंट्स हैं यहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं, उठा दें हाथ यार। 3 4 5, ये तो 5 हैं जो बता रहे हैं, राइट। बाकी सबको मार पड़ी है इसका मतलब है। तो ये है सूरत हाल। क्रिप्टो करेंसी की भी वो ये है कि वही एक गेट रिच क्विक स्कीम है। हमने उसको इस तरह से देखा है कि जी लगाएं और डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 10x कर लें। तो हमारे यहाँ बिल्कुल जो निचले दर्जे के वर्कर हैं उन्होंने भी इसके अंदर अकाउंट्स खोले और पैसे लूज़ किए हैं।
तो देयर इज़ दैट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल एक दैट एग्जिस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर लिक्विडिटी किस तरह की है, मैक्रो इकोनॉमिक किस तरह से चल रही है, आप पैसे लगा के कितना अर्सा होल्ड कर सकते हैं, कितना बड़ा टिकट साइज़ है आपके पास, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं, रिस्क प्रोफाइल कि मेरी रिस्क प्रोफाइल क्या है, एंड देन उस रिस्क प्रोफाइल के हवाले से आप फिर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट क्लास है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी अपनी पर्सनल एज एन इंडिविजुअल जो मेरी लर्निंग हुई है बीइंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, तो वो तो बिल्कुल यही है। सर, आप प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट का रिस्क को किस तरह से देखते हैं? हमारे पास कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि होती चली आ रही हैं स्टॉक वगैरह के अंदर भी, और अभी जिस तरह से सरफराज ने जिक्र किया क्रिप्टो वगैरह का भी, तो उसको अगर कंपेयर करें हम रिस्क के साथ लैंड के अंदर या फिर प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर, तो आप किस तरह से देखते हैं कि रिस्क का क्या फैक्टर है? प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी से मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई ऐसा सोल्यूशन जो जी, बिल्कुल। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल फैसिलिटेट ऐसा ही करे, है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो ये को मुझे ज़्यादा रिस्की काम नहीं लगता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास कमिटेड रिसोर्स हों जो वो सेक्रीफाइस करें जो उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आइडिया से लेके उसकी उसकी एक्सेप्टेंस तक का जो सफ़र है वो पाकिस्तान में थोड़ा लंबा है। तो वो इतना किसी का पेशेंस हो अगर, तो फिर इसको फिर रिस्क का फिर खदशा लेना कम है। चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सरफराज, मुझे ये बताइए कि टेक्नोलॉजी में इस वक्त क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं हमें स्मार्ट टेक सेक्टर के अंदर और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के अंदर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो उनका एक इनिशिएटिव है सैंडबॉक्स का। वो हर साल सैंडबॉक्स लॉन्च करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो इंक्यूबेट करते हैं और उनको जो है वो रियल वर्ल्ड तक लेकर आते हैं। हम भी सैंडबॉक्स से गुजरे हैं, उनका पहला कोहॉर्ट से। जी। राइट नाउ जो है फॉर अ फैक्ट आई नो कि 3 कंपनीज़ हैं जो कि प्रॉपटेक के अंदर काम कर रही हैं। दे आर इंक्यूबेटेड इन द SECP सैंडबॉक्स। तो देयर इज़ अ डिमांड, नो डाउट कि लोग जो है दे वांट टू कम इन। अगेन डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बैरियर्स हैं। कुछ लोगों की लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों की टिकट साइज़ के जो एक एंट्री का टिकट साइज़ होता है उसके इश्यूज़ हैं। एंड आई होप कि जो प्रॉपटेक कंपनीज़ जो काम कर रही हैं वो इन मसाइल को एड्रेस करें ताकि ये एक वायबल बिज़नेस निकल के आए मार्केट में और लोग जो है वो उससे इस्तेफ़ादा हासिल करके और प्रॉपटेक के अंदर पार्टिसिपेंट बन सकें। तो आई थिंक दैट्स। सर, आप रियल इस्टेट का किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर क्या किरदार देखते हैं कि क्या किरदार होता है? ये बहुत ही रियल एस्टेट है क्या, यानी आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक रियल एस्टेट है। अगर ये हॉल नहीं होता तो आप ये इज्तिमा नहीं कर पाते। घर है, ऑफिस है, सिनेमा है, वेयर हाउस है, हॉस्पिटल है, होटल है, डॉक्टर का क्लिनिक है, ये सब रियल एस्टेट ही तो है। सो रियल एस्टेट जो है इज़ अ बिग पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, और वो शुरू होता है लैंड से, फिर उसमें वकला का काम है, वैल्यूअर का काम है, कंस्ट्रक्शन वाले का काम है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, वकील इन्वॉल्व हैं, फिर उसको ख़रीदने के लिए बेचने के लिए बैंकर्स इन्वॉल्व हैं जो उसकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। फिर वो बैंकर्स जब लोन दे देते हैं तो उसकी सिक्योरिटाइजेशन हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले इन्वॉल्व हैं, और एक बहुत रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और बहुत बड़ा काम है जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ तो कोई भी आप शोभा उठाएंगे उसमें बस अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा है। और मुझे ये जो इस किस्म की हमारी डिस्कशन है, मुझे अगर एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी है कि अच्छी एडवाइस ज़िंदगी में मिली होगी तो एक ये थी कि आप सही सवाल पूछें। हम सब अपने अपने लेवल पे, दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो नफ़ा बख्श नहीं हो। अब अगर आपको एयरलाइन का बिज़नेस स्टडी करना है और आप PIA की बुक उठा के देखेंगे तो आप एयरलाइन के बिज़नेस में नहीं जाएंगे। तो आप एमिरेट्स की बुक उठा के देखें या कतर एयरवेज़ की बुक उठा के, वो पैसे बना रहे हैं। इसी तरह होटल्स हैं, यानी ग्रैंड हायत है या हिल्टन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, ये होटल के बिज़नेस में पैसे बना रहे हैं। आप अगर पाकिस्तानी होटल की बुक उठा के देख लेंगे तो वो उसमें लॉस टपक रहा होगा। सो कहने का मतलब है कि हर बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, हर आइडिया अच्छा है, प्रोवाइडेड कि हम उस आइडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। यानी अगर आप आम का बाग लगाएंगे तो आपको फल मिलेगा 5 साल बाद,
लेकिन अगर आप गंदम की फसल लगाएंगे तो वो 6 महीने में कट जाएगी। अब आप आम का बाग लगाएंगे और उसको 6 महीने बाद उसको हिलाते रहेंगे कि इसमें से आम गिरे और नहीं गिरे, वो नहीं निकला, इसको हटा दो। एक माइंडसेट में से बाहर आ जाए और इन्वेस्टमेंट वाले माइंडसेट में आना पड़ेगा लोगों को। आप चाहे 10 रुपये कमाएं या आप 1 लाख रुपया कमाएं, उसमें मैंडेटोरली सेव करें। यानी बिल्कुल इतना ज़रूरी जैसे नमाज ज़रूरी है मज़हब में, बचत ज़रूरी है। ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं होते बचत करने के, ये झूठ है। क्योंकि अगर आप रुपया कमाते हैं और रुपया कम है तो आप बोले मैंने 90 पैसे कमाए हैं, तो वो भी कम ही होंगे, तो 10 पैसे बचा लें। तो एक तो वो सेविंग करें और सेविंग को इन्वेस्ट करें उस चीज़ में जिसमें उनको मज़ा आए। किसी को स्टॉक में मज़ा आता है तो मज़ा है, किसी को कमेटी डालने में मज़ा आ रहा है तो कमेटी डाल ले, किसी को अपार्टमेंट बुक कराने में मज़ा आ रहा है तो अपार्टमेंट बुक करा ले, वो करे। और जो रिटर्न्स बनते हैं ना, वो बेनिफिट है कंपाउंडिंग का। ये जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है अभी तक हमने वो देखा नहीं है अपनी ज़िंदगियों में। यानी ऐसा वो रूल ऑफ 30-72 बोलते हैं ना हम लोग, कि अगर आपको 12% रिटर्न मिले तो 6 साल में दुगना हो जाता है। सो वो फिर उसके बाद 6 साल में फिर दुगना हो जाएगा। ये जो मल्टीपल का गेम है ये हम कभी खेल ही नहीं पाते, और उसकी वजह से हमारे पास वसाइल नहीं है और हम चेस कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो कभी हमसे होनी नहीं है। यानी ये ना फिक्शन है, जिसको हम चेस कर रहे हैं वो फिक्शन है, और जहाँ आप रह रहे हैं वो रियलिटी है। तो उसको ज़रा हम मैच कर लें ऐसा। तो अगर मैं सब चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो वही पहले वाले सवाल की तरफ हम वापस जाते हैं कि आपने कहा कि फ़िक्शन से निकल के रियलिटी की तरफ जाना चाहिए, और रियलिटी को देखते हुए अगर हम लेके चलेंगे चीज़ों को तो फिर हम फाइनेंशियल लिटरेसी को भी मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, और हम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत और माशरे में मौजूद प्रॉब्लम्स के ही अगेंस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की तरफ भी जो है वो फोकस करके चीज़ों को रखेंगे। थैंक यू सो मच आपका भी एजाज साहब, और सरफराज आपका भी इस अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए, और आप तमाम ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।